Good morning, dear students. So we are discussing about chapter number 4, tribals, decos, and the vision of a golden age. So we have discussed about how the tribal people live, कैसे वो रहा करते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, एंड व्हाट वर देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, किस तरह से उनकी ज़िंदगी चलती थी. ठीक है, बेसिकली जंगल में रहते थे. ज़्यादातर लोग या तो हंटर्स थे, शिकारी थे, गैदरर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स थे. अब क्या हो गया था, फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, तो चीफ उनकी पावर चेंज हो गई या वो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे रूल करने लग गए. झूम कल्टीवेटर्स पे उन्होंने प्रेशराइज़ किया, भाई आप एक जगह सेटल होकर रहो, आप ऐसे इधर उधर घूमते नहीं रहना. ठीक है, क्योंकि उनको गवर्न करना, रूल करना मुश्किल रहता था. बट कामयाब तो नहीं हो पाए, सबको तो सेटल नहीं कर पाए. ठीक है, बट एक बार को उन्होंने एफर्ट लगाया. अब हम करेंगे उससे आगे पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 पे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. फॉरेस्ट लॉज यानी कि जो जंगलों के लिए कानून बने थे, वो कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उन कानूनों ने उनकी लाइफ को कैसे हिट किया, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए. पेज नंबर 45, टॉपिक इज फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट ईयर भी ये चैप्टर आएगा. चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर 4 होगा हिस्ट्री में, तो उसमें सारी बातें आएंगी. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज वी हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट. अब ओबियसली ट्राइबल पीपल कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स. सो फॉरेस्ट लॉज जो था उनका एक इफेक्ट था ट्राइबल लाइव्स के ऊपर. ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट पे कोई चेंज आएगा या फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कोई लॉज में चेंज आएगा तो उनकी लाइफ हिट होना तो फिर बनता है, उनकी लाइफ पे हिट तो पड़ते ही पड़ते. ओके, सो द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ऑल टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल कर लिया, एंड विद इन देयर टेरिटरीज दे अनाउंस्ड ऑल फॉरेस्ट आर नाउ स्टेट प्रॉपर्टी. यानी अब जंगल जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं. ठीक है, सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट में कैटेगरीज बना दी. जैसे एक क्या थे, रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें उन्होंने एक एरिया के फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, भाई ये गवर्नमेंट के लिए. वहाँ से उन्हें लकड़ी चाहिए थी, ब्रिटिशर्स को जो इम्पोर्टेंट लकड़ी चाहिए थी वो वहाँ से लेते थे. सो सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. अब उन जंगलों में लोग अपनी मर्जी से, जैसे वो पहले घूमते रहते थे इस तरह से नहीं घूम सकते थे. अब वो अपनी मर्जी से जानवरों को नहीं चरा सकते थे उन एरिया में. ठीक है, उनकी वॉकिंग, उनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गए. ओके, मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स एंड और हंट एनिमल. अब उसमें अपने फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एंड एनिमल्स के हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते. सो हाउ आर झूम कल्टीवेटर टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन. अब ऐसी सिचुएशन में फिर झूम कल्टीवेटर का गुजारा कैसे चलता. मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड. तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को वो एरिया छोड़ने पड़े, नए एरिया में जाना पड़ा. ठीक है, वहाँ पे जो कंडीशंस थे उसके लिए, यानी कि उनको नए काम की तलाश में निकलना पड़ा. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को जंगलों में रहने से रोका तो उनके सामने समस्या खड़ी हो गई. फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स. प्रॉब्लम, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जंगलों को रिजर्व तो कर दिया, भाई ये जंगल, ये एरिया इतना रिजर्व है, यहाँ पे कोई किसी तरह की एंट्री नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी.
बट उनको एक प्रॉब्लम भी आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, उन्होंने लोगों को तो निकाल दिया वहाँ से। नाउ हु विल कट ट्रीज फॉर देम, पेड़ कौन काटेगा, ठीक है, पेड़ काट के उन वो जो लॉग्स हैं, वो जो लकड़ी के गट्ठे हैं, उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो लकड़ी, उस टाइम पे रेलवे का काफ़ी एक्सपेंशन चल रहा था, रेलवे का। और पहले रेलवे जो लाइन होती है ना, आजकल तो बेटा रेलवे लाइन किस पे बिछी हुई है, सीमेंटेड ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, सीमेंटेड ब्लॉक, जैसे ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ऐसे ये ऐसे लाइन बिछी हुई है, तो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर रेलवे लाइन बिछी हुई है, आजकल तो क्या बने हुए हैं, सीमेंट के, कंक्रीट के बने हैं। पहले ये ब्लॉक्स लकड़ी के बनते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे, स्लीपर्स, ठीक है। तो ये क्या होता था, एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक होता था वुड का, जिसके ऊपर रेलवे लाइन फिट की जाते थे। तो इसी जंगलों से बड़े बड़े ऐसे काटे जाते थे और उसमें से वो स्लीपर बनते थे। वो स्लीपर जो थे फिर भेजे जाते थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो अब उन्होंने जंगलों से तो लोगों को निकाल दिया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम हो गया, भाई अभी ये लकड़ियाँ कौन काटेगा, कौन लाएगा, ले जाएगा। सो कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद ए सोल्यूशन। तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल थे यानी ब्रिटिश ऑफिशियल, अब उन्होंने एक इसका सोल्यूशन ढूंढा। They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in forest and allow them to cultivate। तो उन्होंने क्या, भाई हम झूम कल्टीवेटर्स को अलाउ करेंगे, भाई ठीक है आप यहाँ रहो, उनको कुछ इलाके दे देंगे, कुछ ज़मीन दे देंगे, वो उसी एरिया में रहेंगे, ठीक है। Cultivate these on the condition that those who lived in villages would have to provide labor to forest department एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। और क्या कहा भाई, उनके साथ एक कंडीशन रखी जाएगी, भाई वो ज़रूरत पड़ने पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर प्रोवाइड कराएंगे, मजदूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और जंगलों की प्रोटेक्ट भी करेंगे। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एरियाज़ में नए विलेजेस बनाए जिनको फॉरेस्ट विलेजेस कहते थे, ठीक है, किस लिए, ताकि उनको सस्ती लेबर वहाँ से मिल सके जब उनको पेड़ काटने की ज़रूरत हो। तो पेड़ काटने के लिए सस्ती लेबर के चक्कर में उन्होंने कुछ लोगों को फॉरेस्ट में बसाया। मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, बट सबने भी सपोर्ट नहीं किया, कुछ ने विरोध भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने वो नहीं माना। दे disobey the new rules, continue with practice that were declared illegal। वो उसी प्रैक्टिस में जो उनका तरीका था ज़िंदगी जीने का, झूम कल्टीवेशन करने का, हंटिंग करने का, उसी तरीके से जीते रहे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था ये लैंड हमारी है, ये तो अब आए हैं ब्रिटिशर्स, हम यहाँ पे पता नहीं कब से रह रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे रह रहे हैं, वी हैव फर्स्ट राइट, हमारा पहला राइट है, ठीक है। तो अब तो वो जो झूम कल्टीवेशन एंड एनिमल हंटिंग इलीगल अनाउंस कर दी, बट स्टिल दे वर वर्किंग एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन। और एक टाइम वो भी आया जब उन्होंने खुले विद्रोह कर दिए, बगावत कर दी, आमने सामने आ गए, लड़ाइयाँ हुई बाकायदा। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन आसाम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन सेंट्रल प्रोविंस। और ऐसे ही कुछ विद्रोह हैं, ठीक है, जो कि झारखंड में हुए, आसाम में हुए, जिसमें सोनग्राम संगमा नाम के पर्सन ने लीड किया। 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुए। उसके बाद आता है दी प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम आया? ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लेंडर वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट। अब अभी हमने देखा था दिकूज किनको कहते थे, वो आउटसाइडर्स को, दोज पीपल हु आर नॉट अ मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी का मेंबर नहीं होता था, या आउटसाइडर ट्रेडर्स मनी लेंडर को क्या कहते थे, दिकू। और उन्होंने उनसे लोन ले रखे थे, या वो जानबूझ के उनसे सस्ता सामान खरीदते और महंगा बेचते थे, तो वो उनको क्या मानते थे, भाई इनकी वजह से हमारे ऊपर दुख आए हैं, ठीक है, यही हमारे मिजरी का रीज़न है, तो वो उनको बड़ा हेट करते थे। तो 19th century में ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लेंडर वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट। तो यानी कि ट्रेडर मनी लेंडर जंगलों में आते थे, मोर ऑफन, अक्सर, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो किस लिए आते थे? या तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने आते थे। ऑफरिंग कैश लोन, उनको पैसा उधार देने के लिए, भाई उधार लेना है तो ले लो।
एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेज, या फिर वो मज़दूरों की तलाश में आते थे, भाई उनको मज़दूर चाहिए। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। ट्राइबल पीपल को ये समझने में टाइम लगा भाई इसके रिजल्ट क्या हैं, इसका इफेक्ट क्या है। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर। ठीक है, केस ले लेते हैं सिल्क ग्रोवर का, यानी रेशम के काम करने वाले ट्राइबल्स का, जो रेशम के कीड़े पालते थे, उन ट्राइबल्स के क्या लाइफ थी, या उनको किस तरह से इंट्रैक्शन हुआ, कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था। इन द 18th century, Indian silk was in demand in European markets. 18th century तक या उस पीरियड में यूरोपियन मार्केट में इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। और जो फाइन क्वालिटी का सिल्क था, ठीक है, ओरिजिनल, वो यूरोप में बहुत डिमांड थी और इसकी जो एक्सपोर्ट था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। As the market expanded, East India Company official tried to encourage silk production to meet the growing demand. जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एफर्ट स्टार्ट किए सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो डिमांड पूरी कर सके और प्रॉफिट कमा सके। हज़ारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड में एक जगह है हज़ारीबाग, जहाँ पे माइंस हैं, ठीक है, बहुत फेमस एरिया है हज़ारीबाग। वॉज एन एरिया वेयर द संथाल रियर्ड कैकून्स। कैकून बोलते हैं जो सिल्क वॉर्म होता है, यानी रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, उनको कैकून कहते हैं। तो वहाँ पे संथाल कम्युनिटी जो होती थी वो रेशम के कीड़े पालती थी, कैकून पालती थी। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन टू ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कैकून। तो जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अपने एजेंट भेजते थे जंगलों में, उनको पैसा देते थे ट्राइबल को, और कैकून पालते थे वो ट्राइबल पीपल, और वो कैकून फिर एजेंट जो थे ट्रेडर्स के लिए ले जाते थे। द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to ₹4 for 1,000 कैकून। जो ग्रोवर्स थे, यानी कि जो वो ट्राइबल पीपल जो कैकून्स पालते थे, ठीक है, लगभग 1000 कैकून का उनको 3 या 4 रुपए देते थे। These were then exported to बर्दवान और गया, where they were sold at 5 times the prices। फिर वो कैकून्स क्या किया जाता, उनको बर्दवान, जो कि एक ज़िला है गया बिहार के अंदर, गया या वर्धमान, वहाँ पे जाके वो कैकून्स बेचे जाते थे मार्केट में, जो वहाँ पे लगभग 5 गुना दाम पे बेचे जाते थे, यानी 3-4 रुपये में उनसे ख़रीद के, ठीक है, लगभग ये मानो कि 15-20 रुपये में बेचे जाते थे। द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोवर मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो जो मिडल मैन थे, बिचौलिए थे, जो कि एक्सपोर्ट और ग्रोवर के बीच में लिंक बनाते थे, यानी कि जो कैकून पालने वाले लोग हैं और जो ख़रीदने वाले लोग हैं, उनके बीच में डीलिंग कराते थे जो, ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमाया। द सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटल, बट बिचौलिए तो पैसा कमा गए, बट जो एक्चुअल में सिल्क ग्रोवर्स थे उनके कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिला। So understandably many tribal people saw the market and traders as their main enemies। अब जब ट्राइबल पीपल को ये पता लगा भाई जितने भाव में तुम लोग कैकून बेच रहे हो, ये ट्रेडर उसके 5 गुना दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बड़ा ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, भाई काम हम कर रहे हैं, प्रॉफिट ये कमा रहे हैं। तो इसीलिए उनको वो जो ट्रेडर्स थे वो अब अपने दुश्मन नज़र आने लग गए। उन्होंने उनके साथ डीलिंग कम कर दिया, या बंद हो सकता था बंद कर दिया। कुछ एजेंट्स को उन्होंने मारना पीटना भी शुरू कर दिया, ठीक है। देन द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। प्लाइट क्या होता है, किसी की दुखों की एक जिसको हम कहें बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है। सो द प्लाइट ऑफ ट्राइबल, यानी कि जो वो ट्राइबल्स का जो एक दुखों का पहाड़ था, स्पेशली हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। जो लोग काम की तलाश में अपने घर से दूर जाते थे उनकी हालत कुछ ज़्यादा बुरी थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। और उस टाइम पे टी प्लांटेशन यानी चाय की खेती हो रही थी, ठीक है, और माइनिंग, ये कुछ नए काम निकल के आए थे।
Tribals were recruited in large number to work the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. बहुत सारे ट्राइबल्स को जो था ब्रिटिशर्स ने एज अ लेबर टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए भेज दिया या कौन से काम कराया। झारखंड में जब माइनिंग शुरू हुआ, माइनिंग एक्टिविटीज़ में कोल माइंस में लगा दिया, कोयला खोदने के लिए लगा दिया उनको। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. और वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उन लोगों को काम पे रखते थे, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर उनको बड़ा कम पैसा देता था, लो वेजेस देता था और उनको घर भी नहीं जाने देता था। उनको बांध के या किसी तरह से ऐसे बड़ा दबा के उनको रखा जाता था, उनको डरा धमका के रखा जाता था, ठीक है। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसको मार देते थे। उसके बाद देखो अ क्लोजर लुक थ्रू द 19th and 20th century ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बना रही है, बट ट्राइबल्स के लिए वो लॉ फॉलो करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको, उनकी तो लाइफ ही चेंज हो जाती है और वो भी नेगेटिवली। तो इसीलिए बहुत सारे जगहों पे ट्राइबल्स पीपल ने उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए थे। द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनकी प्रैक्टिसेस पे, उनके काम करने के तरीक़ों पे, ये जो नए टैक्सेस लगे थे। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ठीक है, एंड जो एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर या ट्रेडर उनका करते थे, उनके खिलाफ जो ट्राइबल्स थे उन्होंने मोर्चे खोल दिए, उन्होंने बगावतें कर दी, रिबेल कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई आमने सामने। द कोल्स, कोल एक कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी होती है। द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, 1831-32 में तंग आके कोल्स ने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855, 1855 में संथालों ने भी रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910, 1910 में बस्तर के अंदर भी विद्रोह हो गया था। एंड वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, और महाराष्ट्र में वर्ली एक इलाका है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट, ठीक है। तो बिरसा मुंडा भी ऐसी ही कम्युनिटीज़ में से एक पर्सन था जिसने झारखंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट तैयार किया और लोगों को रिवोल्ट करने के लिए उसने लीड किया, ठीक है। तो अभी बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप ये सारी बातें आपने बड़े ध्यान से समझनी है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लियर। सो बेटा थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो बेटा पूछो, आप चैट में मैसेज करो या व्हाट्सएप पे किसी भी तरह, बट डाउट नहीं होना चाहिए, सारी बातें अच्छे से समझ आनी चाहिए। देन क्वेश्चन लर्निंग, सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो आप वीडियोस ना देखो और ओनली क्वेश्चन राइट करो, मैं बीच बीच में से भी आपसे क्वेश्चन टेस्ट में डाल सकता हूँ, ओके बेटा। सो थैंक यू।